Brought to you by ITEL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर से है। कानपुर सबसे बड़ा तो है ही, बहुत हाईली पॉपुलेटेड भी है और यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है। इसी कानपुर शहर में एक लोकेलिटी है नौबस्ता। इस नौबस्ता इलाके में एक परिवार रहता है, शर्मा परिवार, जिसमें भरा पूरा परिवार है, जिसमें सारे लोग हैं। और परिवार का जो बेटा है उसका नाम है प्रतीक शर्मा। प्रतीक शर्मा के दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बीवी हैं जिसका नाम है नेहा शर्मा। तो नौबस्ता का रहने वाला ये जो परिवार है, इसमें नेहा जो बहू है, नेहा का घर है अयोध्या में। और अक्सर प्रतीक जो है नेहा और बच्चों के साथ अयोध्या आया जाया भी करता है। तो हुआ ये कि पिछले मार्च महीने में, यानी पिछले महीने में, प्रतीक अपनी पत्नी नेहा के साथ और बच्चों के साथ अपने ससुराल अयोध्या गया था और वहाँ कुछ दिनों तक रुका। इसके बाद 12 मार्च को नेहा जो है वो वापस कानपुर लौटी अपने ससुराल। और कानपुर आकर उसने ये बताया कि अभी आपके दामाद जी यानी मेरे पति वो अयोध्या में ही रुक गए हैं और उनको अभी आने में 3 दिन लगेंगे। तो जो ससुराल के लोग हैं उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई कि मतलब मुंह पर बेशक ना कहा हो, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई बहू आ गई, बच्चे आ गए, बेटा ससुराल में रुक गया, उसे आने में 3 दिन लगेंगे। तो लोगों ने अपनी बहू से पूछा भी, ससुरालियों ने, कि भाई क्या बात हो गई ऐसा। तो नेहा ने ये कहा कि उसके पति पर यानी घर के बेटे प्रतीक पर बहुत सारा कर्ज है, इसलिए वो थोड़ी उलझन में है, थोड़ी परेशानी में है और वो थोड़े दिनों तक जो है खुद को लोगों से दूर रखना चाहते हैं। फिर वहीं अयोध्या में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया है, तो वो अपनी गाड़ी भी रिपेयर करवा रहे हैं। जब वो ठीक हो जाएगी गाड़ी तो फिर वो लौट आएंगे और उन्होंने कहा है कि वो 3 दिनों में वापस आ जाएंगे। ये बात 12 मार्च को नेहा शर्मा अयोध्या से लौट कर उसने अपने ससुराल वालों को ये बात बताई। इसके बाद 3 दिनों का वक्त गुजर गया, 15 मार्च की तारीख निकल गई, लेकिन प्रतीक जो है वो घर नहीं लौटा। अब जब प्रतीक घर नहीं लौटा तो घर वाले परेशान हुए। वो फ्रेंटिकली प्रतीक को फ़ोन करने लगे, लेकिन प्रतीक का फ़ोन स्विच ऑफ था। जब बहू नेहा से पूछा गया कि बहू बेटे का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, क्या बात है, तो बहू ने वही कहानी सुना दी कि अरे आपको तो पता है, हमने कहा था कि आपके बेटे पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो वो शायद देनदारों से बचने के लिए मतलब लेनदारों से बचने के लिए वो उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। ये बात नेहा ने अपने घर वालों को कही। और इसके बाद 3 दिन गुजरने के बाद जब 16 तारीख आ गई और पति वापस नहीं आया, तो नेहा अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल से निकल गई, किसी को बताए बगैर चली गई। और गई तो गई, उसने अपना मोबाइल फ़ोन उसने भी स्विच ऑफ कर दिया। अब ये बात अपने आप में बहुत अजीब थी, बहुत रहस्यमयी थी। एक भरा पूरा परिवार जिसमें 4 लोग, 4 के चारों लोग गायब हो गए। पहले बेटा गायब हुआ, फिर बहू गायब हुई और बहू के साथ दोनों बच्चे भी गायब हुए। शर्मा परिवार में जो बाकी लोग थे वो बहुत हैरान परेशान हो गए, दुखी हो गए। उन्हें समझ में नहीं आने लगा कि ऐसी क्या बात हो गई। मन घबराने लगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है इस तरह रुपए पैसों का मामला जो है कई बार लोगों की मौत और मतलब बहुत दुखद घटनाओं की शक्ल में सामने आता है। तो परिवार के लोग बहुत घबरा गए। तो ये जो प्रतीक शर्मा हैं, जिनकी मेडिकल स्टोर भी है, मेडिकल का कारोबार है, उसके पिता जिनका नाम पुनीत शर्मा है, वो पुनीत शर्मा पहुँचे नौबस्ता थाने में, पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने वहाँ जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। जो उन्होंने तहरीर पुलिस को लिख कर दी, उसमें बेटे की गुमशुदगी की पूरी कहानी बताई और ये भी बताया कि बेटा जो है मार्च के महीने में ही उन्होंने रिपोर्ट भी लिखवाई थी। ये बताया कि बेटा महीने के शुरुआती दिनों में अपनी पत्नी नेहा के साथ और बच्चों के साथ अपने ससुराल अयोध्या गया था, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। बहू लौट कर आई, लेकिन 3 दिन बाद जो है बहू भी ससुराल से गायब हो गई। बेटे बहू अब दोनों का कोई पता नहीं है। उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और पुनीत शर्मा ने जो रिपोर्ट लिखी उसमें शक जो है अपनी बहू नेहा पर उन्होंने जताया। नेहा पर शक जताने की एक वजह यह भी थी कि नेहा का जो ओवरऑल बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज था वो थोड़ा शर्मा परिवार को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पति
का साथ आमतौर पर पत्नियां इतनी आसानी से छोड़ती नहीं हैं, और ख़ासकर जब पति मुसीबत में हो तो पत्नी तो साथ देती है। लेकिन यहाँ पत्नी जो है वो अपने पति को कहीं और छोड़कर चली आई और फिर कुछ दिन बाद गायब हो गई, ससुराल वालों को भी नहीं बताया। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी रहस्यमयी लग रही थी। तो इसीलिए जो ससुराल के लोग हैं, यानी प्रतीक के पिता, उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। तो अपनी बहू का नाम उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखवाया और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपनी बहू पर ही शक है। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और जांच जो है वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से ही शुरू हुई। उसकी वजह ये थी कि प्रतीक का भी फ़ोन ऑफ था और उसकी पत्नी नेहा का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। तो ऐसे में पुलिस के पास कोई चारा नहीं था। पुलिस ने नेहा के मोबाइल फ़ोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई और उसकी जांच करना शुरू किया। पुलिस ने यह देखा कि नेहा के मोबाइल फ़ोन पर एक पर्टिकुलर नंबर से अक्सर कॉल्स आते हैं और उन कॉल्स पर नेहा की घंटों बात होती है। नेहा भी कॉल करती है और नेहा के फ़ोन पर भी उस नंबर से कॉल आते हैं, और ये नंबर जो है प्रतीक का नहीं है, किसी और आदमी का है। तो ये बात अपने आप में एक अजीब बात थी, रहस्यमयी बात थी, और एक बड़ा सवालिया निशान था कि आखिर एक परिवार की बहू, शादीशुदा एक महिला जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घंटों आखिर किससे बात करती है? अपने पति के अलावा अगर किसी से करती है तो वो कौन है? ये सवाल पुलिस के मन में था। अब पुलिस ने उस नंबर के बारे में भी पता किया जिस नंबर से कॉल आता था। तो जब पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो पता चला कि वो नंबर जो है एक और शख्स का है, एक अनजान शख्स का है जिसका नाम है आयुष शर्मा। अब पुलिस ने इस आयुष के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। पुलिस को अब ये बात तकरीबन क्लियर हो चुकी थी कि घर की बहू नेहा के आयुष के साथ जो है संबंध है और इस रिलेशनशिप को नेहा कंटिन्यू कर रही है। अब जब आयुष के बारे में पुलिस को पता चला तो पुलिस ने आयुष को इंटरसेप्ट किया, उसे हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। तो जब आयुष से पुलिस ने पूछताछ की तो आयुष ने पुलिस को बताया कि हाँ, वो नेहा को जानता तो है, लेकिन नेहा के साथ तो उसकी पिछले काफ़ी समय से न तो कोई मुलाकात हुई है ना कोई बात हुई है, वो तो अब नेहा के संपर्क में भी नहीं है। पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस को भी लगा कि ये तो वाकई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि आयुष और नेहा की बड़ी लंबी बातें होती थी। तो पुलिस ने जो CDR है उस CDR के हवाले से आयुष को कन्फ्रंट किया। उसको बोला कि देखो, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की जो डिटेल है और नेहा के मोबाइल फ़ोन की जो डिटेल है वो साफ साफ बताती है कि तुम लोग एक दूसरे के टच में हो और लगातार एक दूसरे से बातें भी करते हो। अब ये बताओ कि जब नेहा अयोध्या गई थी तो तुम कहाँ थे? तो आयुष ने कहा, मुझे नहीं पता नेहा कब अयोध्या गई, क्योंकि मेरी तो उससे बात ही नहीं होती, वो उसी स्टोरी पर अड़ा हुआ था। लेकिन पुलिस ने जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया तो फिर इसके साथ साथ पुलिस ने दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी जो है वो भी ट्रेस करवाई, और जब ट्रेस करवाई तो ये पता चला कि प्रतीक, उसकी पत्नी नेहा और आयुष, ये तीनों ही एक साथ अयोध्या नहीं बल्कि लखनऊ में थे। जिन दिनों में प्रतीक शर्मा गायब हुआ उन दिनों में प्रतीक का लोकेशन अपने ससुराल अयोध्या में नहीं था बल्कि लखनऊ में था, और लखनऊ में ये जो लोकेशन थी, इसी लोकेशन पर प्रतीक की पत्नी नेहा भी उसके साथ मौजूद थी और आयुष शर्मा जो उसकी पत्नी का प्रेमी है वो भी वहाँ पर मौजूद था। ये बात तीनों के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल और फ़ोन की लोकेशन से ये बात जाहिर हो रही थी। अब पुलिस ने आयुष को पहले पकड़ा और आयुष को ये सारी चीज़ें, ये सबूत दिखाए, टेक्निकल एविडेंस दिखाए जो खुद उसी के खिलाफ थे, और उसके बाद फिर उसकी निशानदेही पर पुलिस ने नेहा शर्मा जो बहू है यानी प्रतीक की पत्नी, उसको भी पकड़ा। अब इनसे पूछताछ शुरू हुई सही मायनों में या सख्ती के साथ। तो इन दोनों ने ये बताया कि उन्होंने ही प्रतीक की हत्या कर दी है, और न सिर्फ हत्या कर दी है, हत्या करने के बाद प्रतीक की लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया है, उसे जला दिया है। अब ये बात अपने आप में बड़ी अजीब थी, क्योंकि हत्या करने के बाद लाश का अंतिम संस्कार कर देना कोई हंसी खेल नहीं है। अगर कहीं ले जाकर किसी शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार किया है तो शमशान घाट वालों ने बगैर डेथ सर्टिफिकेट के कैसे उसका अंतिम संस्कार किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हत्या कर देना और उसे छिपा ले जाना, ये भी अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है। तो पुलिस ने इन दोनों से पूछा कि तुमने ये काम किया कैसे? तो उन्होंने जो कहानी सुनाई वो कहानी कुछ यूँ थी
कि साजिश के तहत नेहा अपने पति प्रतीक को अयोध्या नहीं बल्कि लखनऊ लेकर गई थी और लखनऊ के जिस होटल में इन्होंने चेक इन किया था उसी होटल में नेहा का जो बॉयफ्रेंड है आयुष शर्मा वो पहले से वहाँ मौजूद था। आयुष जो है उसका ताल्लुक भी मेडिकल फील्ड से था, वो ड्रग सप्लायर था। वो वाला ड्रग न समझें जो नशे के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि मेडिसिन सप्लायर आप समझ लीजिए, मेडिसिन सप्लायर था। तो और जो पति था प्रतीक वो भी मेडिकल स्टोर चलाता था, तो दोनों की इस लिहाज से भी मुलाकात थी। और वहाँ पर लखनऊ में जब प्रतीक के साथ आयुष की मुलाकात दोबारा हुई तो आयुष ने ड्रिंक्स के बहाने प्रतीक को जहर पिला दिया। अब जहर कैसे पिलाया, वो कौन सा जहर था, इसके पीछे भी कहानी ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मेडिकल सप्लायर था, ड्रग सप्लायर था, तो उसे कुछ केमिकल्स के बारे में जानकारी थी। उसे पता था कि किस तरह से कुछ अलग अलग डेंसिटी वाले लिकर्स को अगर एक दूसरे के साथ मिला दिया जाए तो वो कितना ख़तरनाक कॉम्पोजिशन बन जाता है। इसी तरह आयुष ने क्या किया कि 2 अलग अलग किस्म के शराब मिलाए एक साथ और उसमें तकरीबन 11 से 12 नींद की गोलियां डाल दी और उसे बिल्कुल एक जहरीले कॉकटेल में कन्वर्ट कर दिया। और उस कॉकटेल को बनाकर उसने पहले से तैयार रखा था कि जब नेहा अपने पति प्रतीक को लेकर आएगी तो फिर प्रतीक को धोखे से ये सेडेटिव लेस्ड ड्रिंक जो है वो सर्व करेगा, यानी जहर मिला हुआ ये शराब वो पीने के लिए देगा। और साजिश के तहत नेहा ने और उसके प्रेमी आयुष ने यही किया। प्रतीक को वो जहरीली शराब धोखे से पिला दी और जब प्रतीक की तबीयत बिगड़ गई या कह लें कि प्रतीक की जब मौत हो गई तो ये दोनों आयुष और नेहा ये दोनों जो है प्रतीक को लेकर फ़ौरन लखनऊ के एक अस्पताल में पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर उन्होंने आधा सच बोला। पूरा सच तो कैसे बताते कि हमने जहर दे दिया है, आधा सच ये बोला कि प्रतीक जो है बहुत शराब पीते हैं और हम लोग लखनऊ आए हुए थे, कानपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने यहाँ भी बहुत ज़्यादा शराब पी ली और इनकी तबीयत बिगड़ गई है। तो हॉस्पिटल वालों ने उसको अटेंड किया और देखा कि हाँ वाकई शराब तो पी है और हॉस्पिटल वालों ने बताया कि लेकिन अब ये ज़िंदा नहीं है, इनकी मौत हो गई है। तो वहाँ पर उन दोनों ने रोने पिटने का बड़ा नाटक किया, यानी ये जो नेहा है उसने अपने पति की मौत पर रोने धोने का नाटक किया और ये जो आयुष है वो अपने आप को प्रतीक का भाई बताकर उसने हॉस्पिटल में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। जाहिर है वो ये तो नहीं बता सकता था कि मैं नेहा का बॉयफ्रेंड हूँ, तो उसने भी वहाँ रोने का ड्रामा किया और उस हॉस्पिटल से उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट जो है प्रतीक की मौत का प्रोक्योर कर लिया, अवेल कर लिया। हालांकि हॉस्पिटल वालों ने इस मौत के बारे में पुलिस को भी जानकारी दी और वहाँ पुलिस ने प्रतीक की लाश का पोस्टमार्टम भी करवाया, लेकिन पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में लिकर वाली बात तो सामने आई, शराब पीने से मौत की बात तो सामने आई, लेकिन जहर वाली बात सामने नहीं आई। और जब जहर वाली बात सामने नहीं आई तो जाहिर सी बात है डेड बॉडी में कोई बहुत बड़ा सवाल भी नहीं था, डेड बॉडी पर, मौत पर। तो इसीलिए डेड बॉडी जो है प्रतीक की लाश उसकी बीवी नेहा और नेहा के प्रेमी आयुष के हवाले हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पुलिस की मर्जी से कर दी। आमतौर पर जहर के मामलों में होता भी यही है। ज़्यादातर मामलों में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर क्या करते हैं, डेड बॉडी को जो एग्जामिन करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसको विसरा कहते हैं, उस विसरा को अलग से प्रिजर्व कर लेते हैं और उसकी बाद में टॉक्सिकोलॉजी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी केमिकल के ज़रिए जो है ये पता करते हैं कि विसरा में जहर के अंश मौजूद हैं या नहीं और मौत से पहले इस आदमी ने कोई जहरीली चीज़ खाई थी या पी थी या नहीं। उसका पता जो है थोड़ा देर से चलता है क्योंकि विसरा की रिपोर्ट आने में आमतौर पर हमारे देश में 15 दिन से महीने भर का वक्त लग जाता है। तो विसरा वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के पोस्टमार्टम करने वाले एक्सपर्ट्स ने प्रिजर्व कर लिया, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट थी उसमें शराब की वजह से मौत की बात थी, तो इसीलिए डेड बॉडी को जो है घर वालों के हवाले वहाँ से पुलिस ने कर दिया। और लखनऊ में ही जहाँ पर यह हत्या हुई वहाँ पर एक गुलाला शमशान घाट है। उस शमशान घाट में प्रतीक की लाश को ले जाकर उसकी पत्नी नेहा ने और नेहा के प्रेमी आयुष ने प्रतीक का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद जैसा कि आपको मैंने बताया, नेहा अपने बच्चों को लेकर वापस नौबस्ता कानपुर लौट आई और कानपुर लौटकर उसने अपने ससुराल वालों को ये स्टोरी सुनाई कि हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं, लेकिन
प्रतीक जो है वो अपने ससुराल में यानी मेरे घर में अयोध्या में ही रुक गए हैं और चूंकि उन पर बहुत ज़्यादा कर्ज है तो वो लोगों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया है, वो 3-4 दिनों में लौट कर आएंगे। लेकिन 3-4 दिनों में प्रतीक कहाँ से लौट कर आता? ये तो खुद उसकी हत्या करके लखनऊ से वापस कानपुर आई थी। तो जब प्रतीक लौट कर नहीं आया तो ये जो नेहा है ये खुद फरार हो गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फरार होकर अपने प्रेमी के साथ बच्चों को लेकर वो चली गई जयपुर और वहाँ पर उन लोगों ने टाइम स्पेंड किया। लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं मिली क्योंकि उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। उनकी आपस में मुलाकात थी, तालमेल थी। अब इस मामले में जब प्रतीक के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और कैसे कैसे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के सहारे आखिरकार पुलिस ने प्रतीक की कातिल बीवी नेहा को और उसके प्रेमी आयुष को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी कहानी मैंने आप लोगों को बताई। शुरू में जब ये कहानी मैंने सुनी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि आम तौर पर ऐसी मौत जो अननेचुरल हो उस तरह के मौतों को मेडिको लीगल केस के तौर पर ट्रीट किया जाता है। और कानपुर में जो पुलिस है वहाँ की पुलिस ने इस डेड बॉडी को उसकी बीवी और बीवी के मतलब पति के तथाकथित भाई यानी बीवी के प्रेमी के हवाले कर दिया और उसमें उनको कोई भी फाउल प्ले जैसी बात समझ में नहीं आई। पोस्टमार्टम हुआ लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने भी विसरा पर ही रिलाई करने का फैसला किया। इनिशियल रिपोर्ट में उन्हें कुछ भी अननेचुरल नहीं लगा। ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। और जिस शमशान घाट में इन्होंने उस लाश का अंतिम संस्कार किया, जाहिर है वहाँ परिवार का और तो कोई मौजूद होगा नहीं सिवाय उसकी बीवी के और एक और लड़के आयुष के, क्योंकि वो लखनऊ में ये सब कर रहे थे। कानपुर में भी करते तो 2-4-10 लोग होते जो इनके जानकार हैं। तो ये जो सारा सीक्वेंस है ये बड़ा अपने आप में अजीब है। मुझे अजीब इसलिए लगा क्योंकि वहाँ के हॉस्पिटल वालों को, वहाँ के पुलिस वालों को, वहाँ के शमशान घाट वालों को इन तीनों जगहों पर किसी न किसी को ये शक होना चाहिए था कि इस आदमी की मौत कैसे हुई और इसका अंतिम संस्कार कैसे किया जा रहा है, क्योंकि और लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जबकि कोई फैमिली वाला आदमी अगर मर जाए तो जाहिर सी बात है परिवार के बहुत सारे लोग होते हैं, सिर्फ एक बीवी होगी और कोई नहीं होगा और कानपुर से कोई लखनऊ आएगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ के डॉक्टर ने, पुलिस ने और शमशान घाट वालों ने थोड़ी लापरवाही बरती, थोड़ी काहिली बरती। इस मामले की भी मेरे हिसाब से जांच होनी चाहिए कि कहीं किसी की मिलीभगत तो नहीं है। तो खैर ये थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज थोड़ी वक्त की पाबंदी है इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, किसी का नाम या कमेंट्स आज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। और अगली तारीख से फिर से वही सिलसिला जो हमारे और आपकी बातचीत का सिलसिला है, कमेंट्स के सहारे, कमेंट्स के ज़रिए, उसे मैं बरकरार रखूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।